गल्फ वॉर का भी बताया। वार्षिक प्लान में कुछ था नहीं, बस वार्षिक प्लान ही था, उसकी कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं थी। उसका रीजन ये था वार्षिक प्लान लाने का, क्योंकि उस समय हमारी इकोनॉमी में पैसे नहीं थे। गल्फ वॉर चली थी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं थी, गवर्नमेंट की सरकार स्थिर नहीं थी। ठीक है, वीडियो चला दी कि नहीं? तो सरकार स्थिर नहीं थी 90s के दौरान में। 90s के बाद 91 इसलिए 1991 में 91 से 92 तक 2 एनुअल प्लान लाने पड़े। उसमें एक ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस भी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी। मतलब जो एक अकाउंट ऐसा होता है जब हम बाहर के देश से व्यापार करते हैं तो हमें उनकी करेंसी में कोई चीज़ खरीद फरोख्त करनी होती है ना, और हमारी इकोनॉमी उस समय ज़्यादातर क्लोज्ड थी। एक होती है क्लोज इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। ठीक है, जब हम अपने देश की बाउंड्री के अंदर ही सिर्फ व्यापार करते हैं तो वो क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। और जब हम बाहर के देशों से भी व्यापार करने लगते हैं और हर क्षेत्र में व्यापार, और यहाँ कंपनियाँ आने लगती हैं, यहाँ की कंपनियाँ दूसरे देशों में जाने लगती हैं और वहाँ से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होने लगता है, तो ये क्या हो जाती है? खुली अर्थव्यवस्था। जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर अगर पूरी कंट्री मान लें, यहाँ पे जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं सब आपस में, इस रूम के बगल रूम वाले से नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई? बंद। और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या ये कह सकते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार हुआ करता है, यस, वो ओपन कहेंगे। जो बंद होती, जो अपने कंट्री में होती है उसको बंद कहते हैं, बंद कहते हैं। और जो खुला व्यापार व्यवस्था, तो इसमें ही जब हम दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? उनकी करेंसी होनी चाहिए। उनके यहाँ के सामान हमको उनकी करेंसी में लेने देने पड़ेंगे। सर अपने देश में कैसी अर्थव्यवस्था है? खुली है तो ना, तभी तो बाहर की कंपनियां आ रही हैं, तभी तो बाहर के कपड़े आ रहे हैं, सामान, सेवाएं और वस्तुएं। अब पहले बहुत ज़्यादा क्लोज थी। चक्कर ये है कि क्लोज में भी कई तरह की डिग्रीज होती हैं। जैसे आप कोई काम करते हैं तो पूरी तरह परफेक्शनिस्ट क्या होगा? क्या पूछो, हमसे पूछो ना। सर जो 2008 में जो हुआ था, सरकार सभी गिर गई थी, तो कहाँ सरकार गिर गई थी? 2008 में, मतलब मैंने पढ़ा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें 2008 में अमेरिका जो बहुत माना जाता है जटिल है, उसमें 2008 में जब सरकार मतलब थोड़ी सी मजबूरी हो गई थी, तो अमेरिका जो है काफ़ी योगदान किया, ऐसा मैंने मतलब पढ़ा है। पढ़ा होगा कि आधी अधूरी पढ़ी है, आधा अधूरा पढ़ा है। नो डाउट, हमने जो पढ़ा है उसका टमाटर के सिलसिले में कुछ ऐसा वायदा था, जैसे कि बाकी देशों से मतलब सरकार बोलेगी जो व्यापार है वो इकट्ठे करो भाई, टमाटर वगैरह। 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ठीक है, उसमें कई बैंक फेल हुए थे, तो वो यूएस और यूरोप की इकोनॉमी पे अफेक्ट हुआ था। लेकिन अभी वो समझाने का टाइम नहीं है, सही समय नहीं है, सही समय नहीं है। वो अभी जब हम बैंकिंग पढ़ा देंगे, जब एक्सटर्नल सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी में कैसे चीज़ें होती हैं वो पढ़ाएंगे, तब हम वहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, तब तो सबको समझ आएगा। अभी हम कहानी सुनाना चालू करें तो बैठ के प्रोफेसर मानते हैं, इस पर एक आध घंटे चल जाएगा। मैंने इसलिए पूछा था कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दिया गया था, इसकी वजह से तो उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया होगा। अभी हमें क्या करना है, हम डेफिनेशन वाइज चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत वाइड एरिया एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमें क्लासेस लंबी चाहिए, ठीक है। और एसएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वन लाइनर पूछे जाते हैं, या तो जिस हिसाब से आपको बताया जा रहा है। हम सिर्फ लिंकेजेस आपको मेक कर सकते हैं। अब हम आपको चल के यूपीएससी वाले आंसर्स लिखाएं तो वो यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है। टीचर का भी काम होता है कि आपके पे ऑनेस्ट रहे,
और जो चीजें हमें दी गई, हमें अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। अब आपको अगर दाल बनाने को कह दिया जाए घर में, तो ये तो नहीं मतलब आप दाल सब्जी रोटी सब बना के दे देंगे। सही बात है। सारा काम करने से बचेंगे ना, रिसोर्सेज का नुकसान होगा। कहने का मतलब है जो काम दिया गया वो करना चाहिए। जो काम दिया जाए, जो काम करना है आपको, उस पर फोकस रहेंगे तो आपकी पूरी एनर्जी वन डायरेक्शनल यूटिलाइज होगी। आप ये सोचिए, इधर भी पैर रखिए उधर भी पैर रखिए, पूरे क्लास की कुर्सी पे आप नहीं बैठ सकते ना। खिचड़ी बन जाती है सर। बचपन से सिखाया जाता है एक साथ दो नाव पे पैर नहीं रखते हैं। जब जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा अनसक्सेस रेट का बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमको क्या लगता है कि अच्छा यही टॉपिक तो दिया है उस एग्जाम में भी, यही टॉपिक उस एग्जाम में भी, तो क्या होता है कि हमको लगता है वो भी क्लियर कर ले, वो भी क्लियर कर ले, वो भी क्लियर कर ले, फिर होते नहीं। तो आप वन लाइनर वाली जो एग्जाम्स होंगे, आप उस पर फोकस करेंगे जब एसएससी की तैयारी कराई जा रही है। जब आपको सिविल की तैयारी कराई जाए अच्छे से, और ये हम सिंपल सा आप बता रहे हैं कि हर एग्जाम की अपनी स्ट्रेटजी है। कोई आईएएस बन गया है इसका मतलब नहीं वो एसएससी सीजीएल क्लियर कर लेगा, दिमाग में रख लो ये बात। हर एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी सबको, जो एग्जाम जिसको देना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं एसएससी सीजीएल नहीं क्लियर हुआ वो आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं। पीसीएस नहीं क्लियर हुआ आईएएस आईपीएस बने हैं, और कई आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए हैं, पीसीएस बने हैं। कई लोग आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए हैं, वो बने क्या नाम एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर लिए हैं। तो आपको हर एक एग्जाम का क्या है, अपनी एक पैटर्न है, स्ट्रेटजी है, हमको उस पर वर्क करना होता है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी होती है, इमोशंस लेके नहीं, दिल पे लेके नहीं, समाज को दिखाने के लिए हमें काम नहीं करना है। हमें काम किस लिए करना, अपने डेवलपमेंट के लिए, अभी खुद के लिए। खुद पे आपको पहले नौकरी पाओ, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें सक्सेस हो। हर कोई, आप जितने भी सेलिब्रिटी, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो किसी एक फील्ड में है। हर कोई रिसर्चर है, नोबेल प्राइज किस में मिलता है, किसी एक फील्ड में मिलता है ना। वो साइंटिस्ट कहीं पे तो नहीं काम करता ना। अब वो सब पे काम करने लगे तो क्या वो पाएगा, नहीं पाएगा ना। सबको एक ओरिएंटेड तैयारी करनी पड़ती। कोई स्पेशलिटी, अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले उस एग्जाम पर फोकस कर लीजिए, उस सिलेबस को तैयार कर लीजिए। जब वो तैयार हो जाए, जब उस पर कॉन्फिडेंट हो जाइए, तब उस पर एड ऑन करना चालू कर दीजिए। साइकिल चलाने कैसे सीखते हैं, पहले वो बीच में, डंडे के बीच में चलाते हैं ना बच्चे, आधे आधे, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, फिर पता चलता है गद्दी पे, और गद्दे पे नहीं पहुंच रहे हैं तो पता चलता है उसी पैडल पे, वो जो बीच में रॉड होती है उसी पे बैठ के चला रहे हैं। ज्यादा साइकिल ऊंची हो गई, अब तो छोटी साइकिलें भी आ गई, फिर उस पर चलाना सीखते हैं। फिर उस पर सीखे तब तो थोड़ा बहुत और ही होगी, हाथ छोड़ भी देते हैं, ऐसा भी करते हैं। सर इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मतलब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो मेरा कहना है कि आप थोड़ा सा यूपीएससी का टॉपिक एक दो इसमें बता देंगे तो हम लोग यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, नो डाउट, बुराई नहीं है कोई, लेकिन ये चीजें आपको जो है एक बार पेपर पे लिख के यहाँ पे प्रिंसिपल साहब को और ऑफिस में पहुंचा देनी चाहिए। तो क्योंकि क्लासेस क्या हो रही हैं, क्लासेस अलॉट किस वे में हो रही है, एसएससी की वे में। किसी चीज की क्लासेस ज्यादा होंगी, किसी चीज की क्लासेस कम होंगी, तो उसके हिसाब से सिलेबस भी तो कवर करना है। अगर हम आप लोगों से ऐसे बोल दें कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा देंगे, वो भी पढ़ा देंगे, तो हमें पता सिलेबस नहीं कवर होगा। हम बीच बीच में आपको लाइनें बोल देंगे, एक टॉपिक बता दिए, बाकी टॉपिक छोड़ दिए, फिर तो ये तो अपनी ड्यूटी के प्रति इंसान ईमानदार नहीं है ना। या तो बाकी पीलीभीत में क्लासेस चल रही हैं, वो तो पता ही सबको यूपीएससी वाली। तो इसीलिए एसएससी वाले में बाकी हम लैंग्वेजेस जहां समझ में ना आए आप उनसे पूछिए, जो टॉपिक समझ में ना आए आप उनसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे। हम जो जैसे पढ़ा रहे हैं वो सीरियल वाइज और ज्यादातर चीजें एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां जो एक्सप्लेन किया यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, उसी वे में कर रहे हैं।
और वो चीज़ें हम कवर करा देंगे। लेकिन ये वहाँ पे राइटिंग भी प्रैक्टिस होगी और वहाँ चीज़ें दूसरे वे में भी समझाई जाती किताबें, बाकी पढ़ना खुद ही होता है। और जो किताबें वहाँ बताई गई वही किताबें यहाँ भी पढ़नी है मेरी, वही जिस्ट, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलो लिखो आगे। 8वां 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 1992 से 97। उद्देश्य लिखो, उद्देश्य मानव संसाधन, उद्देश्य है मानव संसाधन अर्थात रोजगार, शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य का विकास। मानव संसाधन अर्थात रोजगार, शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य का विकास। क्या होगा, ठीक है, रोजगार, शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य का विकास। दूसरा लाइन, समग्र रूप से सांकेतिक नियोजन को अपनाया गया। समग्र रूप से सांकेतिक नियोजन को अपनाया गया। अगला पॉइंट, सरकार द्वारा भारत की नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत की गई। सरकार द्वारा भारत की नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत की गई। जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला लिखो 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला लिखना 9वीं पंचवर्षीय योजना। तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? कहाँ लिखा, दिखाओ जरा। नहीं, अभी क्लास में लिखो, पहले तो बोला था लिखो, पेन चलाओ। 1997 से 2002, 9वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या है? 1997 से 2002। उद्देश्य न्याय तथा समानता के साथ विकास। न्याय तथा समानता के साथ विकास। अगला लिखना 10वीं पंचवर्षीय योजना। थोड़ा तेज लिख लो, पंचवर्षीय योजना अभी खत्म हो जाए तो इसके बाद आगे चले। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 2002 से 2007। उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य। अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य।
अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना, अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना। दो 2007 से 2012, 2007 से 2012 उद्देश्य तीव्र तथा समावेशी विकास, तीव्र तथा समावेशी विकास। हाँ, तीव्र तथा समावेशी विकास। ये जरा इंपॉर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। समावेशी विकास, समावेशी का मतलब होता है कि सबको साथ लेकर चलना, सबको ओवरऑल डेवलपमेंट। अगला लिखो, बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, 2012 से 2017 उद्देश्य लिखो, तीव्र अधिक समावेशी तथा सतत विकास, तीव्र अधिक समावेशी तथा सतत विकास। ये दोनों तरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो 11वीं और पंचवर्षीय योजना और 12वीं जो है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक था समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब होता है सबको शामिल करके विकास करना और सबके सारे पैरामीटर का विकास करना, एजुकेशन, हेल्थ और समाज के हर वर्गों का विकास करना। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, और सबका विश्वास मतलब हर पहलू को सबके, मतलब एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी रिमूवल हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, आपका बेरोजगारी दूर करना, गरीबी दूर करना, और सब शिक्षा, क्या, हाँ फूड तो गरीबी में हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गई। ये सब चीजें किसमें आती हैं? समावेशी विकास में। और एक है सतत विकास। सतत विकास की डेफिनेशन ये होती है, हम कोई भी सामान आज जो उपयोग करें उसको अपनी सिर्फ जरूरत भर का उपयोग करें, जिससे वो जो संसाधन है वो संसाधन हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम में आए या उनके लिए भी सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि हम संसाधनों का पूरी तरह से दोहन कर दें कि आगे आने वाली जनरेशन है उनके यूज में वो ना आ सके। ऐसा नहीं करना। सतत विकास में क्या होगा, आगे आने वाली जनरेशनों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाएगा? सतत विकास। ठीक है, ये है सतत विकास। अब 11वीं और पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गरीबी हटाओ एक नारा चला था, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था 5वीं में 74 से 79 के बीच में, लेकिन वो एक साल पहले खत्म कर दी गई थी 78 में ही, तो उस समय चला था। और कुछ होते हैं जो उद्देश्य 6वीं पंचवर्षीय योजना के, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको रोलिंग प्लान हो गया, एनुअल प्लान, बीच में जो ब्रेक है प्लान के वो भी आपको पता रहे तो कम से कम, अगर कई बार क्या होता है कि आपको अच्छा मैच मेकिंग आता है कुछ एग्जाम्स में, तो वो भी आप कर ले जाएंगे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल ज़्यादातर पूछा जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछा जाता है। इस तरह की चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, यूपीएससी के लिए स्पेशली कितने बच्चे हैं यहाँ पे? हाथ उठाना, सिर्फ यूपीएससी के लिए जो पढ़ रहे हैं। सबका ग्रेजुएशन कंप्लीट है? किसी का नहीं?
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो टाइम इसीलिए तो चलेंगी क्लासेस ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी के लिए, तो कोई बात नहीं। अब अगला आता है प्लानिंग कमीशन, हम लोगों ने पढ़ लिया प्लानिंग योजना आयोग। बताओ। अच्छा, उदारीकरण शब्द आया था ना, लिबरलाइजेशन, और ये इसका एक चैप्टर है पूरा 11th में नहीं, अभी आगे है इसी इकोनॉमी में, ठीक है, तभी मैंने उस पर एक्सप्लेन नहीं किया। और ये वर्ड तो आ गया उद्देश्य में। उदारीकरण मतलब ये होता है, एक होता है उदारीकरण और दूसरा है निजीकरण और एक है वैश्वीकरण। निजीकरण में ये हुआ प्राइवेट कंपनियों के लिए चीजें खोली गई है, मतलब प्राइवेट कंपनियां भी दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। उदारीकरण में ये होता है कि आज अगर आप लोग न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होते तो एक वर्ड सुनते, सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल, बहुत लेट तुम लोग आए। उदारीकरण में ये हुआ, जैसे हम कोई कंपनी लगाते हैं, ठीक है, इसमें लाइसेंस कई चीजों की लेनी पड़ रही है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ये लाइसेंस टाइप का हो जाएगा, लाइसेंस राज। और कोई इंडस्ट्री है वहां पर रोज चेकिंग, रोज इंस्पेक्शन हो रहे हैं। लेकिन उदारीकरण में क्या होगा, ये जो 50 तरह के हमें अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ रहे हैं तो वो एक जगह हो जाएगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब आसानी से हमें बिजनेस करने के लिए क्लियरेंस मिलने लगेगा। उसमें ब्यूरोक्रेसी के जो हर्डल्स होते थे, बार बार हमें चक्कर लगाना पड़े 10 ऑफिस का, इस ऑफिस जाओ, उस ऑफिस जाओ, उस ऑफिस जाओ, तब जाके पता चले 10 साल लग जाएगा कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने में। तो इसको क्या किया गया, एक जगह सिंगल विंडो, एकल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया गया कि सिंगल एक जगह से आपके सारे क्लियरेंस हो जाएंगे, और कुछ रूल्स में भी बदलाव किए गए, आसानी से अप्रूवल मिल सके। तो वो क्या हो जाएगा, उदारीकरण, उदारता दिखाई जा रही ना, जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये हो गया उदारीकरण का मतलब। और इसकी अपनी पॉलिसी आई थी, यही लिबरलाइजेशन कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसका एक पूरा चैप्टर है, 1991 में किया गया था। उसके सेक्टर्स हैं अलग अलग, किस किस भाग में कितना % लिबरलाइजेशन किया गया। जब आप लोग पेपर वगैरह पढ़ते तो आप लोगों को कई बार सुनने में आता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 100% कर दिया गया, 50% कर दिया गया इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह की चीजें होती हैं वैश्वीकरण और उदारीकरण में, ठीक है। तो इसका जो चैप्टर आएगा तो वहाँ पे और भी पॉइंट आएंगे उसमें। अभी मैंने एक आपको ये दे दिया कि पिक्चर बन गई कि हाँ उदारीकरण होता है, उदारीकरण कुछ वर्ग शब्द है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नीति आयोग पे। हाँ लिखना भी ये बता भी देते हैं, हम कहना बता दीजिए। नीति आयोग एक्चुअली में प्लानिंग कमीशन की जगह आया। पहले योजना आयोग था ना, प्लानिंग कमीशन किसको कहते हैं, योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वो एक बात करी, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब तो योजना आयोग रहा नहीं, अब उसकी जगह आ गया नीति आयोग। नीति आयोग कब से लागू हुआ, 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। तो सरकार चेंज हुई तो फिर उनकी पॉलिसी में परिवर्तन आया, तो उन्होंने योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन आयोग, भारतीय परिवर्तन आयोग।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या आयोग, योजना आयोग कब आया था? कब आया था? 1950 में। उसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय के बाद से प्लानिंग अपना 5 वर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। अब नीति आयोग ने क्या किया? 3 साल, 7 साल और 15 साल का डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद वाइस चेयरमैन होते हैं। 2015 बताया, 2014 में आई थी सरकार, आई थी 14 में। कहाँ पढ़े हो? ये कह रहे हैं कि सरकार तो 14 में आई थी, नीति आयोग 15 में बना था। अब यार ये सब तो फैक्चुअल चीजें हैं, ये सब गूगल में भी अवेलेबल है। जहाँ लगे फैक्ट मेरा कुछ इनकरेक्ट हो रहा है, उसको आप लोग एक काम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट है, चीजें कई बार भूल भी सकती हैं ना, होता है ना, या कई बार चीजें अपडेट ना हो। लेकिन ये सब ऐसे फैक्ट हैं, ये सब ज्यादातर चीजें याद रहती हैं हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है कि और भी डायमेंशंस होते हैं। कई चीजें भूलने का भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। 13 अक्टूबर को तुम लोग कौन बनेगा करोड़पति देखते हो? नहीं देखते? 13 अक्टूबर को मैं उसमें आया था वीडियो कॉल पे। हाँ, पुराना गाना लगा रखे हो यार। ये तो तुम्हारे जमाने का है भी नहीं, ये तो हम लोगों के जमाने का यार। पुराने गाने सुनते हो? सुनते ही नहीं पुराने, तो लगा रखे हैं। पार्टी चल रही थी सर, तो तुम्हारे लिए तो वहां पे जो अपीयरेंस था वीडियो कॉल पे, उसमें पहले तो अमिताभ बच्चन बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने पहले बात किया मुझसे वीडियो कॉल पे ही, फिर उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाता है क्वेश्चन सेगमेंट में। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो हमारा कंटेस्टेंट वहां पे होता है वो हमसे क्वेश्चन फिर क्या करता है, डिक्टेट करता है। तो उसमें हमारे सामने क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा आता है, सामने से आता है क्वेश्चन जो है वहां पे सामने से पूछा जाता है, और आपके पास टाइम होता है 30 सेकंड का। 30 सेकंड का होता है, उसमें आपको क्वेश्चन बोलेगा और 4 ऑप्शंस बोलेंगे। और उसके पहले आप किससे बात किए थे? अमिताभ बच्चन साहब से। 4 मिनट, आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा रहेगा ना। तो उनसे बात करने के बाद मेरा कॉल ट्रांसफर हो गया क्वेश्चन सेगमेंट। जब उनको ट्रांसफर हुआ तो वहां पे जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि दिल्ली के तिलक मार्ग पे कौन सा ऑफिस है? तो उसमें ऑप्शन था, पहला था नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, वो बोली नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। दूसरा था सुप्रीम कोर्ट। तीसरा था आरबीआई हेडक्वार्टर्स, ऐसा था। और चौथा ऑप्शन था राष्ट्रपति भवन। तो वो मुझसे बोली, मुझे सुनाई पड़ा। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है, तो मैंने ऑप्शन में उन्हें कहा, मैंने ए और डी पे तो मैं कंफर्म हूँ, वो नहीं है तिलक मार्ग पे। राष्ट्रपति भवन और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, मैंने कहा मैं उस पर कंफर्म हूँ, नहीं है। मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आरबीआई हेडक्वार्टर्स में कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मुझे सी लगा आरबीआई हेडक्वार्टर्स। अब
उतने में उधर से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। मैंने इसलिए बोला उसको बिकॉज मुझे ये याद आ रहा था सुप्रीम कोर्ट जो है मैं प्रगति मैदान मेट्रो से उतर के जाता था। अब मार्ग जैसे उतरते और यहाँ का कौन सा मार्ग है वो जल्दी नहीं याद होता, वो मार्ग नहीं पता था। आरबीआई हेडक्वार्टर्स में मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था कि आरबीआई के जोनल हेडक्वार्टर्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है। आरबीआई हेडक्वार्टर्स मुंबई में है हेडक्वार्टर। अब लेकिन वहां पे रोड पूछा है दिल्ली का, कौन सी ऑफिस है। एक बार कंटेक्स्ट आपका क्या जाएगा, कंटेक्स्ट कि हो सकता है वही ऑफिस ना पूछ रहा है कि जो जोनल हेडक्वार्टर्स है, तो 4 जगह जोनल हेडक्वार्टर भी है। तो वो पूछा तो मैंने कहा आरबीआई हो सकता है बट आप अपनी तरफ से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो वो ए और बी तो 50% मैंने बोला कि नहीं हो पाया होगा और ये होगा, तो फिर उन्होंने आंसर बाद में सही कर लिया। तो बाद में बोले वो मेरा डाउट क्लियर हो गया था जिसमें मुझे डाउट था आपकी वजह से, फिर मैंने उसे सही कर लिया आंसर दूसरा। 13 अक्टूबर को अगर तुम लोग केबीसी देखोगे तो उसमें आएगा वीडियो स्टार्टिंग में या सोनी लाइव है उसमें। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया, अभी जल्दी ही हुआ था। तो ये क्वेश्चन कैसे आपको डाउट क्रिएट होता है। कई बार इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा भी रहती है तब भी वो फैक्ट के बेसिस पे आपको कंफ्यूज कर जाता है, ऐसा होता है। इसलिए मैंने बताया कि अभी भी फैक्ट आप खुद से भी चेक कर लेना चाहिए अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है जो आपने कहा। इसीलिए अदरवाइज मैं आरबीआई हेडक्वार्टर्स कहाँ का बोलता हूँ, मुंबई का भी बोल के उसे एलिमिनेट कर सकता था। लेकिन कंटेक्स्ट क्या था, यहाँ पे रोड पूछा जा रहा था। क्या पूछा गया, फला रोड पे कौन सा ऑफिस है। तो जोनल हेडक्वार्टर्स जब मुझे पता है दिल्ली में है, जोनल हेडक्वार्टर्स और हेडक्वार्टर में हेडक्वार्टर्स लिखे हैं, एस लिखा है, तो ये होता है कि हो सकता है जोनल हेडक्वार्टर का ऑफिस ना पूछ रहे हो ये, क्योंकि रोड पूछ रहे हैं। ऐसा स्पेसिफिक पूछते कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप बताओगे मुंबई है। लेकिन अगर रोड पूछा जाए तो आप कंफ्यूज होते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि करोड़पति बन जाएंगे, नहीं करोड़पति बन जाए वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे तो सब आंसर दे देंगे। हाँ, तो उसमें करना होता है। अब रोड तो वैसे भी किसी को जनरली याद नहीं होती, कौन रोड याद रखता है। हम लखनऊ से, लखनऊ की सारी रोडें थोड़ी याद है। दिल्ली में रहें, दिल्ली में कौन कौन सी रोड कहाँ का, मेजर रोड याद हो सकती है, जहाँ राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट बिल्डिंग, वहाँ सबकी रोड आपको पता हो सकता है कौन सा जोन है। अब आप पीलीभीत में, पीलीभीत के रोड से याद है क्या, पूछ लिया जाएगा तो एक बार कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इस रोड का पूछा गया क्या। तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं जब आप इतने साल से पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि एक्साइटमेंट में भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी फॉल्ट नहीं है, बुराई, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जब मैंने ऑन एयर थे तो हमने कहा हाँ मुझे वो दोनों तो कंफर्म में नहीं है, बट एक पे मुझे कंफ्यूजन है, तो आप अपना देख लीजिए क्या बोले उसको। लेकिन अब उस पर भी हम अगर उनसे कहते नहीं नहीं वही सही है तो फिर गलत होगा। तो इसी तरह चीजें फैक्ट जो है, कई बार टीचर पढ़ा रहा है कि कहीं पे फैक्ट मिस इंटरप्रेट हो सकता है, मैं किसी सोर्स से पढ़ाऊँ या मेरे सोर्स में कोई कंफ्यूजन है, तो आप अगर फैक्ट करेक्ट कर लेते हैं तो आप भी क्लास में भी बता सकते हैं और ऐसे भी मुझसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, फैक्ट पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन डिबेट का वो नहीं बचता, कॉन्सेप्ट पे बचता है। कॉन्सेप्ट का ये है कि हम एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट फैक्चुअल चीज़ तो फैक्ट ही है, पंखा पंखा ही रहेगा, उस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती ना। इसीलिए नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, 2014 में सरकार आई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और यहाँ पे एक काउंसिल की मीटिंग होती है, मेंबर्स होते हैं, सभी इसमें शामिल होते हैं, सारे राज्य के मुख्यमंत्री और जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम, पुडुचेरी में सीएम का है तो वहां के वो लोग सीएम शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये कमेटी मिलकर बनती है और ये संघीय राज्य
सभी राज्य मतलब सारे राज्यों का सम्मिश्रण होता, मतलब सभी राज्यों की बातें सुनी जाएंगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है ये जहां पे सब राज्य अपनी अपनी बातें रखते हैं, इनके यहाँ क्या है। और नीति आयोग एक तरह का थिंक टैंक है, इसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। ये क्या है? थिंक टैंक, मतलब पॉलिसी रिसर्च करेगा योजनाएं और बनाएगा और क्या करेगा, गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगा। पानी पी लो, माइंड मत करो, जवाई न लो सब लोग, वरना हम भी लेंगे, निकाल चुके हैं। अच्छा देख लिया था तुमने? अच्छा तुम ले चुकी पहले? नहीं, आप लिए सर। हम उनको देख के लिए। अच्छा तुम लोग समझे हम ले रहे हैं? अरे हमने तो उनको थोड़ा मिमिक किया है कि वो ऐसे करने जा रहे हैं। ये क्या है? एक तरह का विचार करने का जगह है जहां पे क्या होता है, पॉलिसी डिस्कस की जाती है, डिबेट किया जाता है, उसके बाद पॉलिसी बनती है और उसके बाद वो सरकार को एज अ सलाहकार बॉडी बताती है कि आप ऐसा करिए, लेकिन उसका डिसीजन जो है बाइंड नहीं है। यहाँ पे पीएम साहब बैठे, उसके बाद यहाँ बैठ गए सारे सीएम वगैरह। ये जो बॉडी है ये सभी पॉलिसियों पे, सबकी अपनी जरूरतों पे, सब पे डिस्कशन और डिबेट हुआ। ठीक है, डिस्कशन और डिबेट होने के बाद क्या हुआ, एक कंक्लूजन निकल के आया। यहाँ पे बाकी मेंबर्स जो रहे, अब इनके पास और भी ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे, एक वाइस चेयरमैन होते हैं इसके। ठीक है, वाइस चेयरमैन होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सीईओ होते हैं, एक वीपी हो गए जो वीसी लिखते हैं, वाइस चेयरमैन, और एक होते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, और ये हो गए चेयरमैन। चेयरमैन कौन हुआ? पीएम साहब। ये सब सीएम अलग अलग स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। ये सारे डिस्कशन डिबेट होने के बाद हर स्टेट की अपनी बात सुनी जाएगी यहाँ पे डिस्कशन डिबेट में, इसीलिए सीएम साहब लोग हैं यहाँ पे, वो वहाँ के डिसीजन मेकर हैं। तो क्या होगा, इससे पार्शियलिटी नहीं फील होगी किसी को। ठीक है, और योजनाएं जो ये सजेस्ट करेगा, ये वाइस चेयरमैन की साइन से ये परमानेंट होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, इनके अंदर भी नीचे स्टाफ होंगे। ये सब किसके रिसर्च करेंगे? हर तरह के देश को कैसे विकास किया जाए, सतत विकास की कोई पॉलिसी आ रही है, उसकी पॉलिसी चल रही थी सरकार में, उसमें क्या अप्स एंड डाउन थे, कहाँ फायदा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ। जैसे अभ्युदय स्कीम चल रही है, इस पर कोई बॉडी बैठाई जाए, इसका रिसर्च करे, इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी घट रही है, कैसे बच्चे और ज़्यादा परफॉर्म करें, क्या दिक्कत हो रही है, टीचर कैसे अच्छा परफॉर्म करें, और क्यों ये योजना बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है और क्यों नहीं कर पा रही है। ये बैठक एनुअल भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, वैसे ज़्यादातर एनुअल ही होती है बैठक, ये बुलाई जाती है, नीति आयोग बुलाता है टाइम टाइम से, उसके चेयरमैन मेंबर हैं। तो ये हो गया नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है। हर जगह पूछा जाएगा कि क्या लिखोगे? एक थिंक टैंक, और ये एडवाइजरी बॉडी है। पॉलिटी में बॉडीज पढ़ाई गई थी कि नहीं? जब पॉलिटी पढ़ाया गया होगा तो ये सारी चीजें बताई गई होंगी। नीति आयोग जो इंस्टीट्यूशंस पढ़ाए गए होंगे, संस्थाएं, अभी नहीं पढ़ाएगा।
आयोग का उद्देश्य लिख लो। समझ में आ गया ना नीति आयोग है क्या एग्जैक्ट? नीति आयोग के गठन की डेट लिख लिया सब लोगों ने? 1 जनवरी 2015। उद्देश्य लिख लीजिए इसका। अध्यक्ष भी लिख लिए होंगे, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। सतत उद्देश्य लिखो, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना तथा सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना तथा सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना तथा नीचे से ऊपर नियोजन के दृष्टिकोण का नीचे से ऊपर के नियोजन के दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए नियोजन के दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए नीचे से ऊपर नियोजन के दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए नीचे से ऊपर समझ गए आप लोग? आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जी आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत के राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर भारत के राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना सर एक बार फिर से भागीदारी बढ़ावा देना बढ़ावा देकर भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये लिख दिया आप लोगों ने। अब इनके सीईओ और वाइस चेयरमैन का नाम आप लोग खोज के बताएंगे मुझे। उसमें लिखो वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम आप लोग खोज के बताएंगे मुझे अभी थोड़ी देर में। और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सो वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। अरे वाह, सुमन बेरी लिख लो, सही है। सीईओ तो नहीं है वो, सीईओ तो वो है काम तो कोई नहीं। सुमन बेरी नहीं, राजीव कुमार होंगे हमारे से। देखो बोले चुनाव के सुमन बेरी देखो गूगल करो, अभी चेंज हुए थे वाइस चेयरमैन सीईओ के नाम लगेगा। सीईओ नीति आयोग के सीईओ का नाम सीईओ। आएगी सीईओ क्या नाम है?
एकदम मजा आता है। क्या हुआ? लिख लिए? कौन आया? श्री सुब्रमण्यम आए, सीईओ। ये तो तुम लोग लिखना, हमने क्वेश्चन दिया है, हम लिखवा नहीं रहे हैं। ये तुम लोगों को सही आंसर्स ढूंढ के बताना है मुझे। एक तो क्या बताना, वाइस चेयरमैन, दूसरा सीईओ। सही है, लिख लो। अब ये कहानी वाला चैप्टर जो है खत्म हुआ। अब आगे पढ़ेंगे बैंकिंग, ठीक है? बैंकिंग है? हाँ डालो हेडिंग। बैंकिंग एंड मनी, बैंकिंग एंड मनी चैप्टर का नाम डालो, या मनी एंड बैंकिंग। जी मनी को क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं, करेंसी कहते हैं, धन। क्या होता है मनी? बताओ क्या होता है? पैसा। पहले प्राचीन समय में क्या होता था? पहले कोई करेंसी प्रिंटेड नोट नहीं थी, ना कॉइन था, ऐसा नहीं था, ठीक है? स्टार्टिंग में क्या सिस्टम था? अभी भी गांव में देखे होंगे, धान के बदले गेहूं लेना, गेहूं के बदले धान लेना, इस तरह का सिस्टम था ना? कि या मजदूरी के बदले क्या दे देना, धान या गेहूं दे देना, ऐसा होता है। तो पहले जो लेन देन था वो इस तरीके से होता था। यहाँ पे आप लोग हमसे बातें करिए, हमारी बातें सुनिए, क्या कहें। टीचर है कि इतनी बोरिंग बातें कर रहा है, कई चीजें समझ में भी आ रही, कई चीजें नहीं। एक तो जब पता है हमें पैसा क्या है, अब पैसे का भी ये डेफिनेशन बता दे रहे हैं? जबकि हमें पता है पैसा होता है करेंसी, पैसा कमाने के लिए तो पढ़ रहे हैं। पूजा पानी बोले बाद में आप देना। बताओ प्रिंस, क्या होता है पैसा? मनी क्या होती है? मनी की जरूरत क्यों है? पैसे की डेफिनेशन क्या होगी? मनी की डेफिनेशन बताओ। पैसा हमारे जीवन में क्या है? अरे तुम तो ऐसे लिखने जा रहे हो, 5th क्लास वाला यार। इंट्रोडक्शन की लाइन होती नहीं, मतलब काऊ पे ऐसे लिखने दे गया तो क्या लिखते? काऊ हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। उसके बाद क्या लिखते?
गाय हमारी माता पैसे से हमारी जिंदगी का ये डेफिनेशन हुआ। क्या सर? हम तो परिभाषा पूछ रहे हैं, क्या होता है पैसा, पैसे की जरूरत क्या पड़ती है, सर जी जब हमारी जिंदगी आसान कैसे होगी? पैसा सर एक ऐसा स्रोत है जिससे सामान की आवश्यकता है। पैसा है वरना पैसा नहीं कुछ नहीं है। आप कुछ बताएंगे? आप तो अर्थशास्त्र वाले हैं यार, और हमें तक अर्थशास्त्र रहा ना, और 2-3 बच्चियां थी, कहाँ गई वो अर्थशास्त्र वाली? क्या है ये में पैसा तो लोग कहते हैं भाई पैसा कितना इसमें शर्माना क्यों यार, तो कुछ कह थोड़ी रहा है ना। जो समझ में आए बोलो मेरी क्लास में, फ्रीली बोलो और अपनी बात रखो, उसमें कोई बुराई नहीं है। गलत सही वो तो राज का है, सबसे गलती है, इसमें कौन सा पाप हो गया? गलती है होती है, गलती पता है, उसको सुधार लेंगे। सर बताइए पैसा क्या पैसा क्या होता है? शेयर वाली आप हम लोग बता ही तो रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, पूछ तो रहे हैं बच्चों से। पैसा एक्चुअली होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अदला बदली का एक साधन होता है ना। अब अच्छा लगा ये सब? पता था, सारे शब्द पता है, बताया भी है कि हम उससे सामान लेते हैं, नीड्स पूरी करने के लिए तो यूज होता है। हाँ तो वही तो मेन चीज तो अदला बदली का साधन करने के है। सभी तभी तो जरूरत पूरी होगी उससे भी। हैं? अगर बदली कर लेंगे तभी तो जरूरत के लिए फिर वही चीज मनी का आया क्यों, उद्भव क्यों हुआ? उद्भव मतलब जानते हैं आप लोग? आरंभ तो क्यों बना बना इसलिए बना क्या? अच्छा उद्भव का मतलब किसको इसको बता दो। ठीक है, हंस क्यों रहे हो, बोल तो रही है। बनना कोई बात नहीं बेटा, आप सही बोल रहे हो। उद्भव का मतलब होता है किसी चीज का विकास, कोई चीज क्यों उत्पन्न क्यों हुआ। ठीक है, पहले क्या था हमने बताया अभी, समान वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान होता था। कोई वस्तु आप देंगे तो हम उसके बदले दूसरी वस्तु देंगे। ठीक है, ये जरूरत के बेसिस पे होगा। क्या नाम आपका बेटा? प्रज्ञा। अब प्रज्ञा के पास टमाटर है 4 कई क्विंटल, ठीक है, अब वो ज्यादा दिन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब हमारे पास गेहूं है, वो ज्यादा दिन चलेगा ना। अब इनको बीच में जरूरत पड़ी, इनको ऐसी जरूरत पड़ी, इनको टमाटर हमसे एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास तो वो प्लस है, इनका तो पता 2 दिन में खराब होगा, मजबूर है चेंज करना इनकी मजबूरी है ना टाइम पे। तो ये समस्या है मार्केट में। अब ऐसे कई व्यापारी हो जाएं, कुछ और मान लिया इनको गेहूं की जगह कुछ और चाहिए हो, तो सामने वाले को वो रिक्वायरमेंट ना हो ना। जैसे आपका क्या नाम? कुलदीप। कुलदीप के पास आलू का भंडार हो, अब इनको चाहिए गेहूं, वो हमारे पास है, अब इन्हें पता नहीं है, इन्हें पता है आलू, अब इनसे एक्सचेंज कर नहीं सकती, नहीं हो सकता ना एक्सचेंज। या कुछ और सामान इन्हें चाहिए हो, ऐसा सामान जैसे मेटेरियलिस्टिक सामान, कुर्सी मेज ये सब, ये कैसे एक्सचेंज होगा? तो ये सब जब होता था पहले बार्टर सिस्टम, ये सिस्टम क्या कहलाता था? वस्तुओं का आपस में विनिमय जो होता था, एक्सचेंज होता था, क्या कहलाता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, बार्टर हिंदी में भी लिखा है या वस्तु विनिमय लिखा है क्या? वस्तु विनिमय लिखा है, बार्टर सिस्टम कहलाता था। ये एक एक्चुअली सिस्टम ही कहलाता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को आगे चल के फिर चेंज हुआ, फिर मनी का विकास हुआ, कॉइन सिस्टम आया। पहले सिक्के आए थे ना, पहले पंचमार्क कॉइन, आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े थे कि नहीं?
पंचमार्क कॉइन, सिल्वर कॉइन, तांबे के सिक्के, ये सब सिक्के सुने होंगे नाम ना, हिस्ट्री पढ़े होंगे आप। अभी मैं कह रहे हैं यहाँ नहीं पढ़ाई, पढ़े हो स्कूलों में, ठीक है। तो सिक्कों का विकास हुआ, सिक्के किस काम में आएंगे अब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करेंगे, ठीक है। अब ये अपना टमाटर पूरे मार्केट में बेच लेंगे, जिसके पास सामान नहीं होगा तो इनका टमाटर क्या बेच होगा, नहीं ना, सबके पास सिक्के रहेंगे, सब अपनी अपनी जरूरत का खरीद लेंगे, इनका बिक जाएगा। तो जो सामान खराब होने वाला है उसका भी उपयोग हो गया, अब जो लॉन्ग टर्म चल सकता है उसका भी उपयोग हो जाएगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, मनी हो गया। बाद में फिर रुपया आता है, रुपया सबसे पहले से ऐसा नहीं चलाया था ना, बीच में कॉइन्स चले थे, सोने के सिक्के चले थे, लेड के शीशे के भी सिक्के चले थे ना। ये सब क्या किए थे, व्यापार को बढ़ाए थे ना। तो इसके बाद अब रुपया आ गया 19th सेंचुरी में, जो इंडियन करेंसी आजकल चल रही है। फिर इसके बाद 20th सेंचुरी में अपना देश आजाद हुआ। देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। तो 26 जनवरी क्या होता है, संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1949। क्या बनना, संविधान लागू किया गया सब गड़बड़ हो गया, बताओ आराम से बताओ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो था वो बन गया, मतलब बन तो पहले क्या था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया पूरा। उसके पहले संविधान एक्सेप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। और झंडा कब एक्सेप्ट किया गया था, सर 26 जनवरी 1950 क्या नहीं, कौन बताओ, गुड, 22 जुलाई 1947 ना, 1947 48 47 बड़ा डेट है उसमें, बहुत कंफ्यूज होता है, हम इतने साल से पढ़ रहे हैं, हमें भी बहुत कंफ्यूज होता है। उसकी लिस्ट बना के याद कर लेना एसएससी के लिए। हाँ बताओ, मैं कह रही हूँ 21 जुलाई को हमारा जन्मदिन हुआ था। चलो भी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद हमारे यहाँ करेंसी सिस्टम लागू हुआ। तो इस करेंसी के सर्कुलेशन के लिए एक संस्था बनी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी थी रॉयल कमीशन से। वो था आया था 1926 में, उनकी रिकमेंडेशन हुई थी। और उसके बाद 1934 में एक्ट बना, आरबीआई एक्ट 1934, और बॉडी कब बनी आरबीआई 1935 में। डेट लिख लो, ये सब तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस रॉयल कमीशन कब आया था 1926 में, उसी के रिकमेंडेशन पे ये आरबीआई एक्ट 1934 आया। और आरबीआई एक्ट 1934 आने के बाद बॉडी कब बनी 1935 में आरबीआई। और आरबीआई को सेंट्रलाइज कब किया गया 1949 में, ठीक है। 1935 आरबीआई बना सेंट्रलाइज 1949 में, 1949 पूछ लिया करो ना, नहीं पता है तो सामने, कोई हेजिटेंसी ना रखो, ठीक है। क्या बताओ, आरबीआई क्या करेगी अब, रुपए सारे कौन प्रिंट करता है, आरबीआई। कॉइन और 1 रुपए का नोट कौन प्रिंट करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। वित्त मंत्रालय, भारत का वित्त मंत्रालय, ये मत समझ लेना यहाँ वाला स्टेट वाला, राज्य वाला नहीं, ठीक है।
क्या हुआ, रात में सोए नहीं हो क्या तुम लोग? रात भर फोन चलता रहता है ना। खाना ज्यादा खा लिए दोपहर में। दोपहर में खाना ज्यादा खाने से भी आती है ना। तो करेंसी कौन सर्कुलेट करेगा फिर? आरबीआई करेगी, ठीक है। रुपए प्रिंट कौन करता है? आरबीआई। 1 रुपए की नोट और कॉइन कौन करेगा? वित्त मंत्रालय, ठीक है। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें प्रोविजन लिखा है आरबीआई कहां से पावर, आरबीआई को कहां से पावर मिलती है। आरबीआई किसके डायरेक्शन में काम करेगा? जो 1949 एक्ट आया 1949 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वहां से उसे पावर मिलती है, ठीक है। उसके बाद अब एक डेफिनेशन आ रहा बैंक का। बैंक क्या होता है? तो इसके लिखना ना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ये हाथ की पूरी एक्सरसाइज करा देगा। ये बोर्ड इतना गया हुआ है मजबूत हो जाएगी कि उसब मारना पड़ेगा। सर मैं क्या करते हैं? मैं सर बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं। थोड़ा बॉटल में पानी लगा लीजिए सब्जी राव निपटा दें सर जी? नहीं अरे सब्जी आपकी कर दी हो गया आपने सब बिठाया नहीं लगता है कि साफ नहीं किया। बहुत हल्का रहता है यार साफ करने में। इतना ज्यादा हमें मतलब यंग लड़का है और एनर्जी भी बहुत है। इनको भी एक्सपीरियंस है। बोर्ड को इसको कहते हैं चेंज कराने को। ये बोर्ड चेंज हो जाएगा तो उस वाला क्लास सही रहा होगा जो इसको मेंटेन कराएंगे वो। बैंक का क्या काम होता है? बैंक की डेफिनेशन क्या होगी? क्या करना? फायदा। बताओ। बैंक का नाम सुने हो? कौन कौन से बैंक हैं? बैंक क्या करता है? सुरक्षा करता है। अच्छा, और क्या करता है? बैंक एक्चुअली में मेन काम है पैसे को जमा करना और पैसे उधार देना, ठीक है। वो डिपॉजिटर जमा करता होगा और उधार, उसका बिजनेस कैसे चलता है? लोगों से पैसा लेगा, उसके बाद दूसरों को देगा, वहां से वो क्या कमाएगा? ब्याज दर, उसी ब्याज दर से पैसा कमाते हैं, यही बिजनेस करते हैं। और ये सब इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, इसी के बेसिस पे ये क्या हो गए? काम करते हैं और फायदा कमाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सारे बैंक हैं। सारे बैंक क्या करेंगे? डिपॉजिटर जो सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट और बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट,
चालू खाता कहते हैं, चालू खाता, बचत खाता, ये सब हुआ। इसमें सब पैसे जमा करते हैं। पैसे जमा करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उस पैसे को वो दूसरी जगह उधार दे देगा। उधार देके क्या कमाएगा, ब्याज, और उसी से बैंक अपना फायदा कमाता और काम करता है। ये हो गया बैंक। अब बैंक कई तरह के होते हैं, सरकारी और प्राइवेट ना, यही पता है। कॉमर्शियल एक होता है शेड्यूल्ड बैंक और एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। पहला प्रकार ये है बैंक का, ठीक है। गैर अनुसूचित बैंक में वो आता है जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से, दूसरा शेड्यूल, एक्चुअली उसमें कई शेड्यूल होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वहाँ लिखा होगा सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। शेड्यूल आप लोग क्वालिटी में भी पढ़े रहे होंगे, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, वो शेड्यूल्स वैसे ही। तो क्या होगा, उस अनुच्छेद से, उस पर्टिकुलर सेक्शन से जो बैंक बने होंगे वो क्या होंगे, अनुसूचित बैंक। और जो शेड्यूल 2 में मेंशन नहीं होंगे या उसके गाइडलाइन फॉलो नहीं करते होंगे वो क्या होंगे, गैर अनुसूचित बैंक। समझ गए। गैर अनुसूचित बैंकों पे ज्यादातर आरबीआई के रेगुलेशन लागू नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ पार्शियल, वो अभी एक्सेप्शन बता देंगे। अपवाद, अपवाद पढ़ते थे ना आप लोग, केमिस्ट्री पढ़ते थे ना, केमिस्ट्री पढ़े होगे खूब अपवाद, ये अपवाद है इस बोर्ड का, केमिस्ट्री पढ़े थे ना, कई चीजें ना, बहुत है ना, इसीलिए तो केमिस्ट्री का नाम लिया, बाकी जगहों पे भी अपवाद है, ठीक है। तो जो एक्सेप्शंस होगा वो हम बाद में बता देंगे। अब क्या हुआ, गैर अनुसूचित बैंक और अनुसूचित बैंक की ये डेफिनेशन हो गई। अब इसमें अनुसूचित बैंक में एक आता है वाणिज्यिक बैंक। सब लिखते जाओ साथ में, एक्चुअली में लिखो ऐसे, पहले एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, लिखने से सच में बहुत बच इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें जो एनर्जी बची रहेगी हमारे पास तो एक्सप्लेन करने में जाएगी। ऐसे देखो, ऐसे बनाओगे टेबल, इस ट्री डायग्राम में ना, तो आपके लिए क्या होगा, आसान रहेगा। बैंक में लिखे अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, फिर अनुसूचित बैंक के नीचे जो लिखोगे तो उसे भी ऐसे टेबल ग्राम का यहाँ कुछ लिखे, अरे नहीं, हमने कहा सर एक एनर्जी ड्रिंक लाया करे साथ में, हमारे लिए जब तो कोड ड्रॉप करने में जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी शेड्यूल्ड बैंक के सामने लिखते जाइएगा। शेड्यूल्ड मतलब अनुसूचित बैंक, ठीक है। तो अब इसमें आता है कॉमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक, ये तो अनुसूचित बैंक मैंने बोला ना पहले, मैंने सिर्फ इंग्लिश लिख दिया शेड्यूल। अनुसूचित बैंक, अब आप लिख लीजिए उसके लिए बैंक की डेफिनेशन में, बैंक की डेफिनेशन लिखवाएंगे, आप समझ गए, लिख लेंगे, समझ गए ना, लिखवाएं, लिखवा दें। लिखो, बैंक उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच, बैंक उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच का एक वित्तीय मध्यस्थ होता है, का एक वित्तीय मध्यस्थ होता है।
यह जनता से जमा स्वीकार करता है, यह जनता से जमा स्वीकार करता है। हाँ, यह जनता से जमा स्वीकार करता है और व्यवसायों और उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करता है। व्यवसायों, बिजनेस हाउसेस और उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करता है। ऋण प्रदान करता है, ऋण उधार देता है। इसकी प्राथमिक देनदारियां जमा हैं। देनदारियां जमा है मतलब जो लोग जमा किए रहते हैं पैसे, उनको उसे वापस भी करना होगा ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं लेगा ना? नहीं लेगा? लेगा। और प्राथमिक संपत्ति ऋण और शेयर है। प्राथमिक संपत्ति उसकी ऋण और शेयर है, जो लोगों को उधार दिए रहते हैं। यहां लिखो अनुसूचित बैंक में, अनुसूचित बैंक के बारे में लिख लो। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। अरे ये तो मैं बोल चुका हूं ना, तब तो इसीलिए तेजी से बोल दिया। अनुसूचित बैंक की डेफिनेशन बता दी ना मैंने, क्या होती है? अच्छा, जो बता देगा बताओ, जो बता देगा उसको कुछ इनाम मिलेगा। एनर्जी ड्रिंक मिलेगी। बताओ कौन बताएगा अनुसूचित बैंक की डेफिनेशन? अभी तो जस्ट मैंने बताया है यार, मैं खड़ा होकर प्रवचन दिया यहाँ पे, इतनी जल्दी भूल गए सब? पीछे क्या नाम बता? अंशिका, 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 अनुसूची के डेफिनेशन बताओ मुझे, परिभाषा अनुसूचित बैंक की। खड़े हो जाओ बेटा, बता लोगे? बताओ, बता देंगे, बताओ। अरे क्या पता है, अभी तो समझाया था मैंने। यार अनुसूचित बैंक की अगर डेफिनेशन नहीं बताए तुम लोग तो क्लास यहीं पे रुकी रहेगी, जब तक नहीं बताओगे। अभी तो बताया मैंने, पावर तो भी सेकेंड शेड्यूल दूसरी अनुसूची में रजिस्टर होते हैं। गुड, इनके लिए तालियां। समझाने की चीजें याद है। और बाकी लोग कहाँ था दिमाग सबका भाई? अभी जस्ट 2 मिनट पहले तो बताया था, 4 मिनट पहले, कितने देर पहले बताया? इसके लिखने के पहले ही तो वो शुद्ध हिंदी बोली है, बहुत शुद्ध हिंदी बोली थी ना मैंने। अब बताओ, ऐसे बताने में भूल जाओगे यार? इतने यंग होके, अभी तो 20 साल की भी नहीं है, 18 साल के, 18 हो गए ना? नहीं सर, 17 साल। तब ये हाथ मेमोरी के हैं? बताओ जरा। तो यार आधी उम्र के हो। इतना लो मेमोरी से कैसे काम चलेगा तुम लोगों को, ये बताओ? अभी जस्ट समझाए हुए
तब भी ये हाल हो गया। सुनिए, आरबीआई कब बना? उधर मत देखो, हमारी तरफ देखो। हैं? कोई बोलेगा नहीं क्या? यार बता दो, इसीलिए नहीं पूछना। वो चेहरा देख के हमें पता चल जाएगा अभी कौन कंसंट्रेटेड है कौन नहीं। ये बताओ यहाँ पे अब हम कैसे पढ़ाएंगे? और ये अभी जस्ट बताया हुआ 4 बार रिपीट की हुई चीजें जब ये हाल है, कितनी बार मैं बोला 3-4 बार लिखाया मैंने अभी। एक बार नहीं याद होते। क्या नाम है तुम्हारा? अदिति। अदिति, बार्टर सिस्टम क्या होता है बताओ? बताओ, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे। बार्टर सिस्टम, बार्टर बार्टर वही तो वही तो अभी तो वही समझाया था मैंने। हाँ, इतनी कहानी क्या बताई? टमाटर,